अब ये कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे देश में तो आप जानती हैं, जैसे हमारे यहाँ पर भी जो सुधार आंदोलन है वो चले, अगर समाज के अंदर कोई बुराइयां है तो उनको बहुत अच्छे तरीके से कुछ संत हैं वो हमारे सामने लेकर आते हैं, कुछ थिंकर्स हुए हैं वो उन सारी चीजों को लेकर आते हैं। तो देश में होता है, आपसे छुपा हुआ नहीं है, पूरे महाद्वीप में भी होता है। हम देखें तो पूरे यूरोप महाद्वीप के अंदर जो 14th सेंचुरी से रेनेसां शुरू हो चुका था, ये बात और इंग्लैंड में थोड़ा बाद में आया, लेकिन पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर भी हमने रेनेसां देखा। एक सोसाइटी के अंदर भी, एक कम्युनिटी के अंदर भी रेनेसां हो सकता है जो वो अपनी सोच को बदलते हैं। इसका अर्थ होता है पुनर्जागरण। मतलब अगर आपने कोई चीज गलत तरीके से सीख रखी है, आपके जो वर्तमान थॉट्स है उनको थोड़ा सा हमको रिवाइव करने की जरूरत है, उनको वापस हमको एक तरीके से रिवैकनिंग करनी है, पुनः जागना है हमको कि अभी तक जो हमारी चीजें हुई है वो गलत हुई है। इंडिविजुअल के साथ कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लर्नर्स जो है उस आज से 2 या 3 साल पहले उनके साथ ये चीज चल रही हो कि वो लोग पढ़ाई के अंदर उतना ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। फिर कोविड का दौर है, मन में होगा किसी के चलिए हम बिजनेस कर लेंगे, आगे पापा का बिजनेस है उसको संभाल लेंगे, कहीं बाहर चले जाएंगे हमारी अर्निंग के लिए। ये सारी चीजें कुछ अभ्यर्थी जो है वो सोच रहे होंगे, आप में से मैं भी ऐसा नहीं कह रहा हूं, ऐसा ही होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे फिर एक दौर आया, कोविड का दौर आया, कोविड के दौर के में आने के बाद लोगों को पता चला कि बिजनेस जो है वो भी कभी-कभार ठप हो सकता है, ठीक है। फिर आपके मन में ये थॉट पैटर्न जो पहले से बना हुआ था, वापस आपने सोचा नहीं हमको सिक्योरिटी चाहिए तो हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे। आप क्या हुआ जो पहले वाली सोच थी उसको आपने बदला, आप पुनर्जागृत हुए, ठीक है। तो यही कहना है पुनर्जागरण, इसके अतिरिक्त इसमें कुछ भी नहीं है। इसको बहुत सिंपल टर्म्स में समझिए। आप अगर चीजों को उलझा देंगे, बेसिकली मैं देखता हूं, आई शुड नॉट क्रिटिसाइज एनीवन, लेकिन बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में इसी बात को लेकर हैं कि सर रेनेसां आ गया मतलब एक तो ये शब्द जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर एक इमेज बन गई, पता नहीं इसके अंदर क्या क्या होगा। देखिए ये तो पूछ रहा है रेनेसां के अंदर, हम सारा पढ़ेंगे भी नहीं, और मैंने हर टॉपिक के अंदर आपको यही बात बताई कि सब कुछ पढ़ना भी नहीं है आपको उतना पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जो यूरोप के अंदर रेनेसां हुआ, स्पेशली इंग्लैंड के अंदर जो रेनेसां हुआ, उसका प्रभाव साहित्य के ऊपर क्या पड़ा, हमको सिर्फ इतना पढ़ना है, इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर, उसमें पेंटिंग पर भी प्रभाव पड़ा, कम्युनिटी जो सोसाइटी थी उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ा, चर्च के अंदर भी प्रभाव पड़ा, सारी चीजों के ऊपर प्रभाव पड़ा। लेकिन हमारे यहाँ क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि साहित्य के ऊपर किस तरीके का प्रभाव जो है वो पड़ा है। तो ये बेसिक जानकारी है रेनेसां के बारे में। आई थिंक कुछ चीजें आपके माइंड में क्लियर हो गई। तो रेनेसां से आपको डरने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, ये क्या होता है पुनर्जागरण होता है, इसको हमने यहाँ पर समझा है। नेक्स्ट हम पुनर्जागरण से थोड़ा सा इसको और देखते हैं। तो ये एक फ्रेंच वर्ड, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेनेसां कौन सी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये है फ्रेंच शब्द जिसका मीनिंग होता है रीबर्थ। क्या होता है? रीबर्थ होता है, रिवेकनिंग होता है, वापस पुनः जागना, ठीक है, या फिर रिवाइव। ये 3 मीनिंग हमको देखने को मिलते हैं इस शब्द के मोटे-मोटे तौर पे। फ्रेंच वर्ड है, इसका मीनिंग होता है रीबर्थ, पुनः जन्म लेना, या फिर रिवेकनिंग, जागना और रिवाइव करना चीजों को। मतलब कोई अगर आपने गलत चीज कर रखी है तो उसको किस तरीके से थोड़ा आप रिव्यू करके उसको सही करें। ये 3 मीनिंग जो है वो बेसिकली मोटे-मोटे इसके निकाले जा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसको पढ़ने से पहले एक टाइमलाइन बता देता हूं मैं लिटरेचर के पीरियड्स की हमारे, और हमारे सिलेबस के अंदर क्या-क्या चीजें हैं उनकी बात हम करेंगे, ठीक है। जो सबसे फर्स्ट आप देख रहे हैं ये है मिडिवल पीरियड जो है अपना, ठीक है। इसके अंदर एक ओल्ड पीरियड भी आ जाता है इंग्लिश का 450 से 1500, और इसको अपन ने यहाँ पर कैंसिल कर दिया है बिकॉज़ इट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसको हम डील नहीं करेंगे। सेकंड हम आते हैं रेनेसां युग, तो बिल्कुल ये आपकी पार्ट है और जिसका टाइम फ्रेम रहा है 1500 से 1660, है ना, ये आपका टाइम फ्रेम इसका रहा है। इसको आगे जाके और हम डिवाइड करेंगे। इसके बाद न्यू क्लासिकल एज, ये भी बिल्कुल आपके पार्ट रहा है जो 1660 से लगा के 1780 के आसपास तकरीबन आपका ये समय रहा है। 1780 का मैंने बता रखा है क्योंकि 1780 के बाद हम देखते हैं प्री रोमांटिक्स का आना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर आपका ये रोमांटिक्स चला है 1785 से लगा के। इसमें कोई आप देखोगे कि कई जगह पे आपको इसकी डेट मिलेगी 1798 यहाँ से जो लिरिकल बैलेट का पब्लिकेशन हुआ था, ठीक है। लेकिन उसकी स्पिरिट जो है रोमांटिक एरा की स्पिरिट हमको उससे पहले जो प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिक्स थे जिसमें आपने विलियम ब्लेक वगैरह का नाम सुना होगा, तो वहां से इसकी शुरुआत मानी जा सकती है। तो 1785 से लेके 1837 तक का, तो ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। हम इसको भी आगे जाके लेटर हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करते हैं विक्टोरियन एज की, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है जो 1837 से 1901 चला है, तो इसको हम देखेंगे। इसके बाद एक और एडवर्डियन, ये जो एडवर्डियन है ये मॉडर्न का ही पार्ट है। यहाँ पे आपके मॉडर्न एज जो है वो दी रखी है, तो उसके अंदर हम इसको पढ़ेंगे एडवर्डियन को, ठीक है। और ये मॉडर्न जो है उसको भी हम पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर रेनेसां के अंदर ही आपके इस रेनेसां पीरियड को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा, एक बार प्रीवियस स्लाइड के ऊपर आते हैं जहां पर मैं चीजें आपके लिए थोड़ी क्लियर कर देता हूं रेनेसां को, क्योंकि इसके डिवीजन को लेकर भी कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा क्लियर करते हैं। एक बार मैं इसको मिटा के शुरू करता हूं कि रेनेसां को हम आगे किस तरीके से डिवाइड करेंगे और आज हम किसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखा रेनेसां के बारे में, यहाँ जैसे मैं लिखा हूं रेनेसां, इसको कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे हम और उसका डिवीजन करके ही हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रेनेसां के कुछ पार्ट्स में जो सबसे फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं वो होता है एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज, और आज के पूरे लेक्चर के अंदर हम एलिजाबेथन एज की ही बात करने वाले हैं, ठीक है। सेकंड यहाँ पे होता है जैकोबियन एज। जैकोबियन एज है। इसके बाद यहाँ से आगे जाते हैं हम तो कैरोलाइन एज आता है हमारे सामने, कैरोलाइन एज। और एक यहाँ पे जो प्यूरिटन कोरिजेंडम है, प्यूरिटन कोरिजेंडम आपके सामने आता है, या फिर इसी को हम कॉमनवेल्थ एज कहते हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कॉमनवेल्थ एज, कॉमनवेल्थ एज। ये इसको ध्यान रखें थोड़ा सा। फिर रेनेसां के अंदर एलिजाबेथन एज जो है इसका टाइमिंग है 1558 से 1603, ये तकरीबन इसका समय है। जैकोबियन एज जो है इसका समय हो जाता है 1603 से 1625, ये समय हो जाता है जैकोबियन एज का। कैरोलाइन जो पीरियड है वो दे रखा है आपको 1625 से 1625 से 49, ये आपको दे रखा है कैरोलाइन एज। और उसके बाद प्यूरिटन जो है वो हम देखते हैं कॉमनवेल्थ एज बेसिकली जिसको बोलते हैं, तो 1649 से 1660, ये मोटा-मोटा डिवीजन जो है वो आपके इस पूरे रेनेसां का रहता है, ठीक है। रेनेसां इसको हम मानते हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर 1558 से लगा के 1660, ठीक है। बेसिकली आपका ये साहित्य के दृष्टिकोण से ये समय आपका रहेगा। एलिजाबेथ जिस समय आ गई थी शासन करने के लिए उसी समय से ये सारी चीजें, तो एक बार ये मोटा-मोटा डिवीजन है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये हमने देख लिया एज के बारे में, अब कुछ इसके फीचर्स देख लेते हैं, बहुत जल्दी हम क्वेश्चंस के ऊपर आने वाले हैं। द टर्म रेनेसां मींस रीबर्थ, है ना। रेनेसां का अर्थ क्या होता है? रीबर्थ होता है, ये हम बात कर चुके हैं, जो बात कर ली हमने उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसका मीनिंग होता है रीबर्थ, मतलब पुनः जन्म लेना, अपनी सोच के अंदर एक नया जन्म होता है। जो पुराने ट्रेडिशंस चल रहे हैं उनकी जगह पे नए ट्रेडिशंस का जन्म होता है। जो पूरा एटमॉस्फेयर चल रहा होता है आर्ट का, जो पूरा कम्युनिटी जिस तरीके से चल रही होती है उस पूरी कम्युनिटी की सोच के अंदर एक परिवर्तन होता है। द मूवमेंट हैड इट्स ओरिजिन इन इटली, ये बहुत काम की चीज है आपकी कि ये जो मूवमेंट है ये शुरुआत इसकी कहां पे हुई थी, तो इटली में शुरुआत हुई थी। वो क्वेश्चन यहाँ पे इसी एक लाइन के अंदर है आपके लिए कि रेनेसां का मीनिंग क्या होता है, तो रीबर्थ होता है, और इसकी शुरुआत कौन से देश से होती है, तो इटली से होती है। स्प्रेड थ्रूआउट यूरोप, इसके बाद ये पूरे यूरोप में फैला। द मूवमेंट हैड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द इंग्लिश लिटरेचर, और इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर भी इसका बहुत सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण
इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर ऑफ द रोजेस, ये एक वॉर चला था यूरोप के अंदर 1453 से 87 तक, वॉर ऑफ द रोजेस। ट्यूडर डायनेस्टी केम टू पावर इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में किस वंश का शासन आया वापस? ट्यूडर डायनेस्टी जो है इसका शासन आ गया, ये थोड़ा ध्यान रखें आप लोग। केम टू पावर इन इंग्लैंड। हेनरी 8 वाज द रूलर ऑफ इंग्लिश फ्रॉम 1509 टू 1547। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो हेनरी 8 है इसको याद रखें। हेनरी 8 जो है वो इसका रूलर था। देखो क्या हुआ था यहाँ पे, मैं आपको बेसिकली कुछ चीजें बताता हूँ। जो इंग्लैंड की वहां स्थितियां चल रही थी उसके अंदर एक बड़ा प्रभाव हम देखते हैं कि लोगों का बिहेवियर जो है वो चर्च के द्वारा बहुत ज्यादा डोमिनेटेड था। चर्च का प्रभाव ज्यादा था लोगों की सोच, लोगों के विचार के ऊपर। मानव को दरकिनार करके सीधा, क्योंकि आप यहाँ पे रह रहे हैं, इस समय इस धरती में रह रहे हैं और आप सोच तैयारियां उन जीवन की कर रहे हैं कि आगे जाने के बाद जब वहां ऊपर स्वर्ग नरक की बातें पहले हो रही है कि तुम ये करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा, तुम ये करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा। मतलब बिल्कुल चर्च डोमिनेट कर रहा था। जब रिलीजन बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है किसी भी कंट्री के अंदर, धर्म बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है, तो मानव जो है उसकी स्वतंत्रता थोड़ी सी खतरे में आती है, वो अपने अपनी चॉइसेस नहीं ले पाता है। ये सारा प्रभाव जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं। और ऑफ द रोजेस के बाद यहाँ पे हेनरी 8 बने, ठीक है, ये राजा थे, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें थी, उस समय दोनों का इंफ्लुएंस था, चर्च का भी इंफ्लुएंस था और राजा का भी इंफ्लुएंस था। लेकिन रेनेसां से पहले राजा का इंफ्लुएंस कम था और चर्च ज्यादा प्रभावशाली था। तो यहाँ पर हेनरी 8 को कुछ दिक्कत आई, उनके साथ कुछ पर्सनल मैटर हुआ, जैसे एक स्पिरिट को थोड़ी आग दी। वो किस तरीके से देखते हैं। हेनरी 8 वाज द रूलर ऑफ इंग्लिश इंग्लैंड फ्रॉम 1509 टू 1547। ये समय था जब वो वहां पे राजा थे। ही डिजायर्ड टू एनल हिज फर्स्ट मैरिज एज ही हैड नो हेयर फ्रॉम हिज वाइफ। यहाँ देखा अपनी शादी को उन्होंने एनल करना चाहा, अब क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं हुई थी। हेनरी 8 के साथ ये समस्या आ गई और चर्च उस बात की परमिट नहीं दे रहा था उनको कि वो दूसरी शादी करे। तो यहाँ पर राजा के सामने ये दिक्कत आ गई, भाई आगे जाने के बाद, मेरे यहाँ से जाने के बाद इंग्लैंड का रूलर जो है वो कौन बनेगा। तो अब चर्च उनको दूसरी शादी करने के लिए मना बोल रहा है। वो पहले ही चर्च को ये बात पहुंचा चुके हैं भाई कि मेरे आगे कोई संतान नहीं है, मैं चाहता हूं कि मैं दूसरी शादी करूं। लेकिन चर्च का जो इंटरव्यू है वो बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से थोड़ा सा वो असहज नहीं हो पाते हैं दूसरी शादी करने के लिए। और चर्च के खिलाफ जाना, तो वहां पे वो फिलोसॉफी बना ली थी उन्होंने कि धर्म के खिलाफ जाना। और धर्म जो है वो ये मान के चले कि सबसे संवेदनशील एक इमोशन होता है किसी भी इंसान का, तो वही बात हो रही थी यहाँ पे। However, polygamy was prohibited under the rule of Catholic Church। ये कैथोलिक चर्च जो है ना, चर्च भी दो तरीके की थी, प्रोटेस्टेंट भी इसके अंदर आए थे, ये कैथोलिक चर्च इस समय चल रही थी। उस समय पोलीगेमी, ये अच्छा शब्द है, याद रखें। पोलीगेमी का मीनिंग होता है एक से अधिक शादियां करना। ये जो पोलीगेमी है वो उस समय बिल्कुल प्रोहिबिटेड थी कैथोलिक चर्च में। thus it fell into conflict with the church। वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गया किसके साथ? चर्च के साथ, ठीक है भाई। चर्च और उसके बीच में क्या बढ़ गया? विवाद बढ़ गया। अब इसको कुछ ना कुछ करना था यहाँ पे। इन्होंने क्या किया? He was even excommunicated by church but he did not take it to it। चर्च ने उनको इस बात को बताया कि सही भाई आप आगे शादी नहीं कर सकते हैं दूसरी, लेकिन he did not take it। का ध्यान उन्होंने किसी भी तरीके का कोई ध्यान वहां पे नहीं दिया। तो fulfill his desire, he for the first time in the history of England ended the rule of the Catholic Church। तो उन्होंने क्या कहा, सर अब हमारे यहाँ पे जो कैथोलिक चर्च है उसका कोई भी नियम और उसका कोई भी शासन जो है वो चलने वाला नहीं है, राजा सब कुछ होगा आज के बाद। ये फैसला किसने किया? हेनरी 8 ने। आई थिंक यहाँ तक की चीज आपके लिए थोड़ी सी क्लियर होगी। हेनरी 8 ने एक नया इनोवेशन यहाँ पे कर लिया कि जो वहां पे उस समय समाज था, जहाँ पे चर्च, कैथोलिक चर्च बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी, इस कैथोलिक चर्च का जो इंटरव्यू है पूरी तरीके से रोक दिया और उसका शासन पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। एंड established himself as both the head of the state as well as the of the church। तो उन्होंने कहा कि अब के बाद चर्च का हेड भी मैं ही रहूंगा और साथ में पूरे स्टेट का हेड है वो भी मैं ही रहूंगा। तो दोनों के ऊपर इन्होंने अपना राज कर लिया। दिस स्टेप ऑफ इन्फ्लुएंस्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश इंक्लूडिंग लाइफ। अब इसकी वजह से इंग्लैंड के जो लोग थे उनके लाइफ के अंदर भी बहुत परिवर्तन आया, उनके कल्चर के अंदर परिवर्तन आया, वहां का लिटरेचर है, देखो हम इसके ऊपर बात करेंगे लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड हो जाए। वहां के लिटरेचर में परिवर्तन आया, वहां के लोगों की सोच के अंदर परिवर्तन उसी समय से हम देखते हैं। फिर हम आते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, रेनेसां के बारे में कुछ चीजें और भी मैं आपको बता दूं। कुछ ऐसे नए-नए इनोवेशंस हो रहे थे क्या, ठीक है, अलग-अलग नई-नई लोकेलिटीज को खोज रहे थे वो लोग, ठीक है, नए महाद्वीपों की खोज हम देखते हैं। इसके बाद कुछ टेक्नोलॉजी जो है वो भी अपने एक अच्छे डेवलपमेंट के ऊपर आ रही थी। फिर हम देखते हैं कि वहां पे सोच के अंदर जो परिवर्तन है वो तो राजा का ही, क्योंकि चर्च और स्टेट दोनों के ऊपर अधिकार होने से वो परिवर्तन भी हमने देख लिया। तो ये सारे परिवर्तन जो है वो रेनेसां को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे थे। ये हो जाता है बैकग्राउंड। अब सर ये कि सर ये तो सारी कहानी रही इंग्लैंड के इतिहास की बात है, तो क्या हमारे लिए इंग्लैंड के इतिहास से प्रश्न बन सकते हैं? तो बन सकते हैं सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब रेनेसां की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आया हूं। और ये जो क्वेश्चन है, यकीन मानिए इस क्वेश्चन को बनाने में, इन सारे क्वेश्चन को बनाने में मेरे खुद के 4 से 5 घंटे गए हैं। और उसका रीजन है कि इन क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से बनाया है। ये वीडियो जो है आपके लिए रिवीजन के लिए तो डायरेक्शन देगा ही देगा आपके को, और साथ ही में अगर आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ रखा है या पहले इतनी अच्छी कमांड नहीं है इन चीजों के ऊपर, तो निश्चित तौर पर ये एक वीडियो जो है उन चीजों के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। यहाँ देखिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने फर्स्ट लिया है, चलिए उसके कुछ रीजन रहेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। ये देखना जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है। यूजिंग द कोड वीडियो, इन कोड का इस्तेमाल करके इन चारों स्टेटमेंट को करके आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। पहला, इन एलिजाबेथन एज इंग्लैंड बिकम अ नेस्ट फॉर स्वीट सॉन्ग पोएट्स। बिल्कुल सही बात है। जो स्वीट सॉन्ग पोएट्स थे, मतलब जो अच्छी अच्छी कविताएं लिखते थे उनको गाया करते थे, उनके लिए एक नेस्ट बना, मतलब उनका घर बना है ना, कि मतलब वो आराम से अच्छी अच्छी कविताएं लिख पा रहे थे, अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर पा रहे थे। स्पेंसर इज आल्सो नोन एज इंग्लिश वर्जिन। बिल्कुल सही बात है। स्पेंसर को एक उपाधि दी गई है कि वो उनको क्या कहा जाता है, इंग्लिश वर्जिन भी कहा जाता है। तो ठीक बात है, कोई इशू नहीं है इसमें। कॉर्नेलिया इज अ फेमस प्ले बाय थॉमस कीट। यूनिवर्सिटी विट्स का एक पार्ट है थॉमस कीट जो है, इन्होंने एक फेमस वर्क लिखा है कॉर्नेलिया, तो ये भी ठीक बात है। तीनों स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से मेरे साथ ही साथ पढ़ते रहना। ये जो मैंने एक एक बात लिखी वहां पर आपका एक क्वेश्चन है, मैंने कोशिश ये करी है कि इस एक क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो जिस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है, एक क्वेश्चन के अंदर आपके 5 से 6 जानकारियां कवर होती है, ठीक है। क्रिस्टोफर मार्लो इज कंसीडर्ड द ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसां। ठीक बात है, ये भी इसमें भी कोई इशू नहीं है। क्रिस्टोफर मार्लो को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार अलग-अलग एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। इनको कहा जाता है ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसां, रेनेसां का एक सच्चा बच्चा, ठीक है। चलिए, यूटोपिया द किंगडम ऑफ नोवेयर वाज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। यहां थोड़ा सा समस्या वाली बात है कि यूटोपिया जो है ये लिखी थी थॉमस मोर ने, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। यूटोपिया इन्होंने नहीं लिखी थी। द प्रिंस ऑफ पोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है रेनेसां की, ये लिखने वाले राइटर थे डेसिडेरियस इरेस्मस। बिल्कुल ठीक बात है, तो ये जानकारी भी आपके लिए ठीक है। तो ये स्टेटमेंट के अंदर हमने देखा ए बिल्कुल करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है और एफ करेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर ए बी सी डी ठीक है और ई नहीं है, ठीक है, एफ है बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सारी जानकारी एक बार रिवाइज कर लेता हूं मैं। एलिजाबेथन एज जो है वो इंग्लैंड के पोएट्स के लिए एक नेस्ट बना था जो कि स्वीट सॉन्ग पोएट्स थे, ठीक बात है। स्पेंसर जो है उनको इंग्लिश वर्जन कहा जाता है, दूसरी बात। थर्ड, कॉर्नेलिया जो है वो किसका प्ले है, थॉमस कीट का है, ये बात भी याद रखनी है। क्रिस्टोफर मार्लो को ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसां कहा जाता है, ये भी ठीक है। यूटोपिया जो है वो लिखी थी थॉमस मोर ने लिखा था और द प्लेस ऑफ पोली वाज रिटन बाय डेसिडेरियस इरेस्मस, ये ठीक बात है।
क्वेश्चन है जो 4 से 5 जानकारियां एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है, इनको लेकर आपके सामने प्रस्तुत था। सेकंड बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट रेनेसा के बारे में इनमें से कौन सी चीज इनकरेक्ट है, गलत कौन सी है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना सीखे, कभी भी इनकरेक्ट है तो उसको पहले से टिक कर दे यहाँ पे, ताकि आगे एग्जाम में गलत होने की संभावना कम हो जाती है आपकी। यहाँ पे लिखा है इट इज अ स्पेनिश वर्ड, रेनेसा के बारे में पूछा है, आपको इसको ध्यान में रखकर बताना है क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है। तो ये कहना चाह रहे हैं इट इज अ स्पेनिश वर्ड, तो अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कुछ चीजें, पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, व्हिच लिटरली मींस रीबर्थ। ये बात तो ठीक है, इसका मीनिंग होता है रीबर्थ, लेकिन क्या ये स्पेनिश वर्ड है, ये सवाल रहेगा। इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जूलियस मिचलेट इन दिस बुक हिस्ट्री दी फ्रांस, ये ठीक है, 19वीं सेंचुरी के अंदर ये बुक लिखी गई थी। तो हिस्ट्री दी फ्रांस के अंदर जूलियस मिचलेट जो है इन्होंने इस बुक को लिखा था, उन्होंने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था रेनेसा का, तो ये भी ठीक बात है। इट सजेस्ट्स रीबर्थ ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर, ये बात भी ठीक है, जो क्लासिकल पुराना जो ग्रीक लिटरेचर था और जो लैटिन लिटरेचर था उसी को नए तरीके से किस तरीके से लिखा जाए, उसी आइडियोलॉजी के साथ, क्योंकि उस समय जो सेंटर में ह्यूमन था, जब वो लोग लिखते थे तब, लेकिन जब से चर्च आ गई तब सेंटर में रिलीजन हो गया था, तो इसलिए लोग उन चीजों के खिलाफ गए थे। तो एक बार फिर से वो समय आया था जहां पे ह्यूमनिज्म को फॉलो किया जाने लगा था, तो क्लासिकल ग्रीक और लैटिन लिटरेचर को इन्होंने वापस रिवाइव किया, बिल्कुल ठीक बात है। द इंग्लिश रेनेसा बिगिन विद एक्सेशन ऑफ किंग हेनरी 7 इन 1485, बिल्कुल सही बात है, ये भी बात सही है। तो यहाँ से इंग्लिश रेनेसा की शुरुआत हो जाती है, तो यहाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे ये जो स्पेनिश वर्ड है इसको मैंने आपको बता दिया था, ये स्पेनिश ना होके ये वाला जो वर्ड है वो वर्ड है फ्रेंच, ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज ट्रू अबाउट रेनेसा, रेनेसा के बारे में क्या चीज सही, यहाँ देखना व्हाट इज ट्रू, इसको बिल्कुल अंडरलाइन कर ले। ध्यान रखना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय कई सारे विद्यार्थी गलत कर जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने में वो पर्याप्त समय नहीं देते, इस वजह से आप समय दे पर्याप्त था और बिल्कुल पेशेंस के साथ अगर उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो वो इनमें से बहुत इजीली मिल जाएगा आपको। यहाँ लिखा है पेट्रार्क एंड बर्किशियो इज इन इटली गिव द स्पिरिट, गिव हिज स्पिरिट स्ट्रेंथ। रेनेसा को स्पिरिट की जो स्पिरिट थी उसको स्ट्रेंथ देने का काम पेट्रार्क और उनके साथ में बर्किशियो जो थे, जो इटली के थे, इन्होंने इसको स्ट्रेंथ दिया, तो बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड इट इज स्प्रेड फ्रॉम इटली, देखना ये पहले इसकी शुरुआत हुई, रेनेसा तो यूरोप में, इटली में तो शुरू हुआ, इटली से गया जर्मनी में, जर्मनी से फिर गया स्पेन, स्पेन से फिर गया फ्रांस, फ्रांस से आया नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स के बाद आया इंग्लैंड, तो इंग्लैंड समय सबसे बाद में आया था ये। द सेंट्रल थीम ऑफ रेनेसा इज ह्यूमनिज्म, मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई थी आपको कि मानव को केंद्र में रखकर फिर सोचा गया एक बार पूरा, क्योंकि यहाँ पे जो धरती पर जो इंसान है पहले उसका जीवन किस तरीके से सही किया जाए वो बात है। आप अभी लाइफ के अंदर ही आफ्टर लाइफ की बातें कर रहे हैं, तो ये तो भी कैसे संभव होगा। अभी जो वर्तमान मानव की जो समस्या है उनके ऊपर बात होनी चाहिए, तो इसमें ये अपन देखते हैं चारों के चार स्टेटमेंट जो है वो आपके ठीक हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए आप, द इंग्लिश रेनेसा इज मार्क्ड बाय, ये सारी की सारी चीजें बता चुका हूं मैं आपको, यहाँ एक और ऑप्शन हमको ऐड करना पड़ेगा, इसको हम बोलेंगे ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, और उसी को हम राइट करेंगे ऑल ऑफ द अबव, और यही ठीक होगा। एलिजाबेथन एज जो है मैंने आपको बता दिया था, ये रिवीजन भी हो जाएगा आपका 1558 से 1603, जैकबियन एज 1603 से 1625, ये बात भी ठीक है। कैरोलाइन पीरियड जो है वो 1625 से 49 हो जाएगा, और कॉमनवेल्थ पीरियड जो है वो 1649 से 1660 हो जाएगा। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट्स जो है वो आपके लिए सही हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, हु वाज द फर्स्ट एलिजाबेथन हु रॉड अंडर द ग्रीक इन्फ्लुएंस, पहला इंग्लिश एलिजाबेथन जो यहाँ पे इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है, एलिजाबेथन हु रॉड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक इन्फ्लुएंस, सॉरी ग्रीक इन्फ्लुएंस के अंदर जिस इंसान ने लिखा है वो कौन था, तो मैं आपको बता देता हूँ। यूटोपिया जो लिखा गया था ये लिखा था टॉमस मूर ने, और यही वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले ग्रीक इन्फ्लुएंस के अंदर रेनेसा के अंदर लिखना शुरू किया था, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा टॉमस मूर, ठीक है। इनकी ये रचना याद रखनी है टॉमस मूर के बारे में आपको, जो है आपकी यूटोपिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है, यूटोपिया। इसके बाद आप इरेस्मस की भी याद रखें, वो जो रचना है एक बार मैं उसके लिए रिवाइज करा देता हूँ। तो इरेस्मस की रचना थी द प्रेज ऑफ फॉली, इसको भी याद रखें आप, द प्रेज ऑफ फॉली, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट रेनेसा, रेनेसा के बारे में इनकरेक्ट क्या है। पहली बात, न्यू डिस्कवरीज डिड नॉट अफेक्ट दिस स्पिरिट, पहला स्टेटमेंट गलत है। न्यू डिस्कवरीज जो नई नई खोज हुई थी, इन डिस्कवरीज ने इसको डिड नॉट नहीं अफेक्टेड दिस स्पिरिट, अगर ये होता तो ठीक हो जाता, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। इन रेनेसा एविडेंस वाज फाउंड इन द मैन, बिल्कुल ठीक बात है, एविडेंस जो है वो मैन के अंदर ही था, मतलब वही रिफ्लेक्शन में जो हम देखते हैं तो वो आदमी के लिए ही कुछ काम किया था, ह्यूमंस के लिए ही कुछ काम किया था, ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। सोर्स ऑफ ट्रूथ वाज द ग्रेटेस्ट स्पिरिट, ये बात भी ठीक है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वाकई में सच क्या है, जो अभी तक हमको जो चर्च के द्वारा बताया जा रहा है वही सच है, या इसके अलावा कोई और चीज है जो हम नहीं जानते, ठीक है। फिलॉसफी को भी तो ये सारी चीजें जरूर देती है ना। द मिडिल एजेस इन यूरोप वाज फॉलोड बाय रेनेसा, ठीक है, मिडिल एज जो है उसको फॉलो किया था रेनेसा ने, मतलब मिडिल एज हो गई इसके बाद रेनेसा आया था, ये तीनों बातें ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, रेनेसा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारे के सारे इनमें ही कवर होंगे, अलग से आप उनको पढ़े तो ठीक है, आपकी इच्छा की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी यहाँ पे। अब देखना, व्हिच वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन के एज के अंदर सबसे ज्यादा किसी चीज का डेवलपमेंट हुआ तो वो डेवलपमेंट हुआ था ड्रामा का, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ड्रामेटिस्ट जो है वो हम देखते हैं, यूनिवर्सिटी वेट्स को देखते हैं, हम यहाँ पर विलियम शेक्सपियर को देखते हैं, हम यहाँ पर बेन जॉनसन को देखते हैं, तो ये बहुत बड़े बड़े नाम है, ठीक है, एलिजाबेथन एज के अंदर। फिर आप अगर पूरा ही रेनेसा को देखने जाओगे तो उसके अंदर तो और भी बड़े बड़े राइटर्स आ जाते हैं, लेकिन हम एलिजाबेथन एज की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर ड्रामा जो है वो सबसे पॉपुलर जॉनर ऑफ वर्क हुआ करता था, ठीक है। आगे बात करते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन, इनमें से एक इनकरेक्ट है कोई, उसको ढूंढना है, इसको मार्क कर दिया कि हमको क्या निकालना है, इनकरेक्ट निकालना है। फर्स्ट कॉमेडी ऑफ एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज की जो फर्स्ट कॉमेडी थी, पहली कॉमेडी लिखी गई थी, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कॉमेडी क्या होता है। जो ड्रामा होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ड्रामा उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है ट्रेजेडी जिसका अंत जो है वो बहुत ज्यादा दुखद होता है, ठीक है, और सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है कॉमेडी का, जहां पे अंत जो है वो सुखद होता है, ठीक है। ये दोनों बातें आप लोग याद रखें। तो ये जो पहली कॉमेडी उस समय लिखी गई थी वो लिखी थी निकोलस पुरान ने लिखी थी, बिल्कुल ठीक बात है, निकोलस पुरान ने लिखी थी, और उसका नाम था रॉड रॉस्टर डॉस्टर, ये पूरी इसका इस कॉमेडी का नाम था। तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जो पहली कॉमेडी थी वो कौन सी थी, तो ये अच्छा आंसर आ जाएगा आपके लिए। फर्स्ट ट्रेजेडी, ट्रेजेडी जो है वो पहली थी गोबोडक, बिल्कुल ठीक बात है, ये गोबोडक जो है वो पहली ट्रेजेडी थी जिसको टॉमस नॉर्टन और टॉमस सैकविले इन्होंने लिखा था, तो ये बात भी ठीक है, ये दोनों अच्छी इंफॉर्मेशन है। गोबोडक इज आल्सो नोन एज फैरेक्स एंड फॉरेक्स, ये भी ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है यूनिवर्सिटी विट्स वर डोमिनेंट इन द न्यू क्लासिकल एज, ये गलत बात आ गई यहाँ पे। यूनिवर्सिटी विट्स जो है वो एलिजाबेथन एज के अंदर हम देखते हैं, उनको रेनेसा के अंदर देखते हैं, तो ये गलत है। यूनिवर्सिटी विट्स जो है वो न्यू क्लासिकल एज के पार्ट नहीं थे, वो रेनेसा के ही पार्ट थे, ठीक है। ये आपके लिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, व्हिच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज के अकॉर्डिंग कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है देखते हैं। इसको
देखना, क्रिस्टोफर मार्लो वाज द सेंट्रल फिगर अमंग यूनिवर्सिटी वेट्स। बिल्कुल ठीक बात है, यूनिवर्सिटी वेट्स जो भी थे उनके अंदर जो सेंट्रल फिगर था, सबसे मुख्य पात्र जो था तो वो था क्रिस्टोफर मार्लो। तो ये बात अच्छी कही गई है। जॉन लिली, जॉर्ज पीले, टॉमस कीट, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो, टॉमस नेश, टॉमस रोज वर नोन एज यूनिवर्सिटी वेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखें। क्वेश्चन बन सकता है कि व्हिच इज नॉट अमंग द यूनिवर्सिटी वेट्स, और चार ऑप्शन दे दिया जाए, तीन इनके नाम आ जाए और एक किसी और का नाम आ जाए। तो ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। देखिए आप इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कितने सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, तो उसके लिए निश्चित तौर पर थोड़े एफर्ट्स मुझे लगते हैं, आप समझ सकते हैं इन सारी चीजों को। तो शेयर कीजिए इसी बात के ऊपर अगर एफर्ट्स फॉर आते हैं तो। जॉन लिली है, जॉर्ज पीले, टॉमस कीट, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो, टॉमस नेश, टॉमस रोज वर नोन एज यूनिवर्सिटी वेट्स। तो ये ठीक बात होगी। क्रिस्टोफर मार्लो इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्री। बिल्कुल ठीक बात है, जो इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्री है उसका फादर कहा जाता है क्रिस्टोफर मार्लो को। तो ये बात आपको याद रखनी है। टॉमस कीट इंट्रोड्यूस्ड ब्लड एंड थंडर एलिमेंट इन ड्रामा। तो ये बात भी ठीक है। तो मुझे जहां तक लग रहा है ये चारों के चारों स्टेटमेंट इसके अंदर ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर द क्वेश्चन यूजिंग द कोड। तो ये हो जाएगा एबीसी, और ये चारों के चारों स्टेटमेंट ठीक है। अब देखिए यहां पे हम कुछ चीजें देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन से करेक्टली मैच है, इसको देखना है हमें। तो यूफियस लिखा था जॉन लिली ने, ठीक बात है। देखिए ये जो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी वेट्स है उनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाओं के नाम आ गए इस क्वेश्चन के अंदर आपके लिए। डेविड एंड बाथशेबा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जॉर्ज पीले का, इसको याद रखिए आप, ठीक है। द स्पेनिश ट्रेजरी, ये लिखा है टॉमस कीट ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद करके जाना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ऑनलाइन ऑफ यूफियस अल्फांसस किंग ऑफ एरोगेना, तो ये हमारे पास ग्रीन के वर्क है, ये भी ठीक बात है। इसके बाद टमरलैंड, डॉक्टर पोस्टस, जियो ऑफ माल्टा और विलियम शेक्सपियर, ये सारे के सारे वर्क जो है वो विलियम शेक्सपियर के। ये तीन बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं हो सकते, विलियम शेक्सपियर का वर्क नहीं है ये वर्क है सारे के सारे क्रिस्टोफर मार्लो के, क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क है। मैं आपको अभी इसके बाद 1 मिनट का समय देने वाला हूं, उस 1 मिनट के अंदर आपको इन सारी रचनाओं को याद करना है। तो ये वाला इंफॉर्मेशन हमको गलत दे रखा था, तो करेक्ट इसमें कौन से थे, फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। तो ए बी सी और डी ये आपके चारों के चार करेक्टली मैच थे, बाकी जो एक था वो क्या था, इनकरेक्टली मैच था। एक बार आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद भी होता जाएगा, क्लास के अंदर ये सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। देख लें इसको, यूपीएस जो है वो जॉन लिली ने लिखा है, डेविड बाथशेबा जो है वो पीले ने लिखा है। इसके बाद आपके क्रिस्टोफर मार्लो की कुछ रचनाएं हैं उनको भी याद रखें, और फिर आप ये जो टॉमस कीट है उनकी भी रचनाएं याद रखें। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने आ जाती है। चलिए यहां से हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और कुछ और चीजों को देखते हैं। नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, 1 मिनट। हाँ जी, ये आपके सामने क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट विलियम शेक्सपियर। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कोशिश करी है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि विलियम शेक्सपियर के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो सारी इसके अंदर कवर हो जाएगी। एलिजाबेथन एज इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ शेक्सपियर, बिल्कुल ठीक बात है, इसको अपन एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं। कौन सी एज को, एलिजाबेथन एज को। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। शेक्सपियर wrote 37 plays and 164 sonnets. It should be noted that he did not write 164 sonnets. Instead of it, he wrote 154 sonnets. ये याद रखिए, इन्होंने सोनेट लिखी थी 154। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी प्लेस की संख्या बिल्कुल बराबर बता रखी इन्होंने, 37 प्लेस ही करेक्ट है। Love's Labour Lost, A Midsummer Night's Dream, Two Gentlemen of Verona, Julius Caesar are some of his famous plays, ठीक बात है, ये सारे के सारे याद भी रखते हैं आप। इसके बाद है शेक्सपियर वाज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी वेट्स। तो ये स्टेटमेंट फिर गलत हो गया हमारे लिए कि वो यूनिवर्सिटी वेट का पार्ट नहीं थे विलियम शेक्सपियर, उनको अलग से देख चुके कौन कौन से यूनिवर्सिटी वेट्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, द टेम्पेस्ट, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट एंड ट्वेल्थ नाइट, ऑल दीस वर रिटन इन 15th सेंचुरी। बिल्कुल गलत बात है ये, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि 15th सेंचुरी हम किसको बोलेंगे, 1400 से 1500, ये होती है 14th सेंचुरी। तो यहाँ का विलियम शेक्सपियर थे, तो गलत बात है, ये लिखा गया था 16th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। इनमें से कुछ तो 16th सेंचुरी में लिखे हैं और कुछ 17th सेंचुरी के भी हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं ये याद रखें आप लोग। तो इनकरेक्ट हो गया, ई है, डी है और साथ में बी है, ई डी और ई, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। इस स्लाइड के ऊपर भी आप थोड़ा समय लें, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहीं पे कोशिश करें क्लास के अंदर याद करके जाएं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैन जॉनसन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इनके बारे में काफी सारी चीजें याद रखनी है आपको। एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट यूजिंग कोड बिलो, कोड का इस्तेमाल करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। इसको हम देखते हैं। मैन जॉनसन वाज कंटेम्परेरी टू शेक्सपियर, बिल्कुल ठीक बात है, दोनों समकालीन ही थे ये दोनों। ही वाज अ फेमस ट्रेजेडी राइटर, गलत है, ये बात गलत है। तो मैन जॉनसन को जाना जाता है अपनी कॉमेडीज के लिए, नॉट फॉर हिज ट्रेजेडीज, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। थर्ड, इस कॉमेडी रिफ्लेक्ट्स द करंट पोर्ट्रेयल ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का उस समय का चित्र जो है वो प्रदर्शित करती है उनकी जो कॉमेडीज है, तो ठीक बात है। वॉल्कोनी, द साइलेंट वुमन, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, बार्थोलोमो, द अल्केमिस्ट आर सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स, तो बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ठीक है। इन्होंने पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट बी ओनली है, बाकी सारे ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट देखिए 23 क्वेश्चन है, अभी हम 19 पे आ चुके हैं, ठीक है। सॉरी 23 स्लाइड से 19 स्लाइड पे आ चुके हैं, तो आप लोग पेशेंस बना के पूरी वीडियो को देखें। आई एम श्योर कि एलिजाबेथन एज के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो सारी की सारी इस एक वीडियो के अंदर पूरी होने वाली है आपकी, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एलिजाबेथन पोएट्री, ठीक है, पोएट्री की बात हो रही है, एलिजाबेथन एज के अंदर जो पोएट्री थी उसकी बात कर रहे हैं। एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वन, यहां पे ढूंढना है हमको इसमें से करेक्ट क्या है, यूजिंग द कोड बिलो, ठीक है। सर फिलिप सिडनी एंड एडमंड स्पेंसर वर द मोस्ट फेमस पोएट्स ऑफ दिस एज, तो ये बात ठीक है, ये दोनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोएट्री इस एज के। एस्ट्रोफल एंड स्टेला इज अ कलेक्शन ऑफ सोनेट, ये मैं आपको बता चुका हूं, जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हमने पढ़ा था उसके अंदर भी हमने देखा था एस्ट्रोफल एंड स्टेला जो है वो इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ सोनेट है, जिसको लिखा था फिलिप सिडनी ने, और इन्होंने लिखा है कि एडमंड स्पेंसर का कलेक्शन है, तो नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। एस्ट्रोफल एंड स्टेला जो है वो किसका कलेक्शन है, तो याद रखिए ये कलेक्शन है सर फिलिप सिडनी का। स्पेंसर इन्वेंटेड स्पेंसरियन स्ट्रेंजर्स इन इंग्लिश पोएट्री, तो ठीक बात है, स्पेंसरियन स्ट्रेंजर्स को इन्वेंट करने का क्रेडिट जाता है स्पेंसर को, नाम से ही चीज क्लियर हो रही है। बेकन कोटेड अबाउट स्पेंसर, स्पेंसर इज पोएट्स पोएट, कवियों का कवि किसको बुलाए, स्पेंसर को बुलाए, तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा ये बात ठीक है, इनको कवि का कवि कहा जाता है स्पेंसर को, बट दिस वाज नॉट कोटेड बाय बेकन, इट वाज कोटेड बाय चार्ल्स लैम्ब, जो एरियाज के नाम से एसेस लिखते थे, ठीक है। तो चार्ल्स लैम्ब ने इनके बारे में ये बात बोली थी, ना कि बेकन के बारे में, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा आपका स्टेटमेंट। एस्ट्रोफल वाज पेन्ड बाय सर फिलिप सिडनी, तो ये और गलत बात होगी। एस्ट्रोफल जो है ये तो लिखी थी एडमंड स्पेंसर ने लिखी थी, ठीक है। एस्ट्रोफल जो लिखने का काम किया था वो किया था एडमंड स्पेंसर ने,
तो ये स्टेटमेंट जो है वो भी गलत हो जाएगा। तो देखिए मोटा मोटी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर एलिजाबेथन एज के अंदर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसमें आप देखते हैं तो पहले थे एडमंड स्पेंसर और सेकंड थे सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी का आपको कलेक्शन याद रखना है एस्ट्रोफन एंड स्टेला का। इसके बाद आपको एडमंड स्पेंसर जो है उनका ये एस्ट्रोफन जो है वो याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन की मदद से ये चीजें ज्यादा ठीक हो जाएंगी आपके लिए। इसमें करेक्ट वन कौन कौन से हैं तो ए और सी ये दोनों करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिजाबेथन प्रोज। एलिजाबेथन प्रोज के बारे में आपको कुछ देखा है, उसमें से कौन कौन सी चीजें इनकरेक्ट है। द राइटर्स ऑफ एलिजाबेथन प्रोज टुक डिलाइट इन यूजिंग फ्लावरी वर्ड्स, ये वर्ड्स लिखा है इसको करेक्ट करना है, फ्लावरी वर्ड्स एंड ग्रेसफुल फ्रेजेस। ठीक बात है, काफी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते थे अपनी राइटिंग के अंदर ये। जॉन लिली और यूफियस, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, उन्होंने यूफियस लिखा। द एनाटॉमी ऑफ विट ये भी उन्होंने लिखा था लिली ने, यूफियस एंड हिज इंग्लैंड, ये जॉन लिली के बारे में। आप तो ये बात ध्यान रखें जहां कहीं पे यूफियस का नाम आता है, ठीक है, जनरली ऐसा होगा, मैं नहीं कहता हूं कि इसका ये चीज चलेगी, जहां कहीं यूफियस का नाम आएगा वहां आप जॉन लिली का नाम याद रखें। ये इन्होंने लिखा था, एनाटॉमी ऑफ विट जो है वो भी इन्होंने लिखा था। यहां पे लिखा बोथ आर करेक्ट और नॉट करेक्ट, तो बोथ आर करेक्ट, ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। है ना, बात करते हैं जैकबियन एज लास्ट स्टेज। ठीक है, ये 16 पूरा ऑप्शन लिख दिया हमने यहाँ पे। तो देखिए तो जैकबियन एज के बारे में हम बात कर चुके हैं 1603 से 1625 तक था। 25 से 49 ये कौन सा एज था, तो फिर कैरोलाइन एज था। ठीक है, इसके बाद ये आपका एज हो जाएगा कॉमनवेल्थ। ठीक है, ये आपका हो गया कॉमनवेल्थ और ये आपका हो जाएगा एलिजाबेथन एज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन अबाउट फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन के बारे में क्या ऐसी चीज है जो गलत दे रखी है। ही वाज इंस्पायर्ड बाय मोंटेन, ये बहुत फेमस एसेइस्ट थे इनसे पहले, बेकन से पहले, तो ये बात ठीक है कि ये मोंटेन से इंस्पायर्ड थे एंड द ग्रेटेस्ट एसेइस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। बिल्कुल ठीक बात है, बेकन जो है वो ग्रेटेस्ट एसेइस्ट थे, बिल्कुल उनका कंपैरिजन ही नहीं है सर ऐसे के मामले में। हां, जॉन ड्राइडन, ड्राइडन याद रखना आपको, ठीक है, ये DRY स्पेलिंग थोड़ा गलत है। एंड जॉन ड्राइडन कॉल्ड हिम द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट, द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। बात तो ठीक है, इनके बारे में ये बात बोली गई है कि इनको वाइजेस्ट कहा जाता है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी है, सबसे ज्यादा चमकने वाले आदमी है और सबसे ज्यादा मीनिंग वाले आदमी। मीनेस्ट का मतलब इंसान है। तो ये मतलब इंसान इन द सेंस कि इनके जो टच अपन देखते हैं जो इनके ऐसे जो लिखे गए थे वो बहुत ज्यादा इंपर्सनल थे, हर चीज को कवर करते हैं, सारे सब्जेक्ट को ये कवर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। बेकन रॉट न्यू अटलांटिस, नोवम ऑर्गेनम, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक बात है, ये इन्होंने लिखा। बेकन्स एसेज आर नोन फॉर वर्ल्डली विजडम। बिल्कुल सही है, पूरी दुनिया की यहाँ पे आप समझदारी देखोगे इनके अंदर, दुनिया की समझ जो है वो इनको पढ़ के आपको निश्चित तौर पर आ जाएगी। मटेरियलिस्टिक बातें भी हैं इनकी थोड़ी सी, एटीट्यूड थोड़ा होगा, अपोलिक स्टाइल, ये बिल्कुल ठीक है, अपोलिस्टिक स्टाइल हो जाएगा। अब यहाँ पे गलत जो है वो ये वाला, वो क्या था, ये भी ठीक है, वो एलिजाबेथ और जैकोबियन दोनों से बिलोंग करते हैं क्योंकि बहुत सारे डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों में उन्होंने लिखा है। ये बात ठीक है, लेकिन ये बात कहने वाला इंसान जॉन ड्राइडन नहीं, ये बात कही थी अलेक्जेंडर पोप ने, ये बात ध्यान रखें। तो ये बात बेकन के बारे में इतनी सारी जानकारी को आपको पड़ी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम इसको पढ़िए एक बार। आज थोड़ा सा गला ठीक नहीं है, इस वजह से पानी की बार-बार रिक्वायरमेंट हो रही है आज। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, इनमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा है। यूटोपिया, क्रिस्टोफर मार्लो, गलत बात है। यूटोपिया हम 2 से 3 बार बात कर चुके हैं इस पर्टिकुलर एक ही लेक्चर में। हमने बोला ये किसने लिखा था, थॉमस मोर। ठीक है, प्रेज ऑफ फॉली, ये लिखा है यहाँ पे, प्रेज ऑफ फॉली, तो वो इरेस्मस ने लिखा है। ठीक बात है। रिलीजियो मेडिसी, ब्राउनी ने लिखा है। ठीक बात है। और ऑफ स्टडीज लिखा है बेकन ने, ये भी ठीक बात है। ये भी चारों के चारों इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो साथियों आज के इस लेक्चर के अंदर हमने पूरा प्रयास किया है कि एलिजाबेथन एज से संबंधित, क्योंकि हमेशा एक पार्ट है, कल हम जैकोबियन एज और उसके बाद वाला जो कैरोलाइन एज है उससे संबंधित कोई और इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके बनते हैं।